स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। शीत युद्ध के दौर में घटित हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने की हमारी कोशिश जारी है। शीत युद्ध का दौर इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल अभी विजन पर अपलोड कर दी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन चारों वीडियो को देखिए, तभी इस वीडियो को देखें। यह इस टॉपिक का वीडियो पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाम के बारे में, दैट मीन्स कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। नाम का मीनिंग क्या है अथवा इसका मीनिंग क्या नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, दैट मीन्स कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम बात करेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत को क्या लाभ मिला और किन कारणों से गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की जाती है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता की नीति आज के आधुनिक युग में प्रासंगिक है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था और इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया और यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। ओके, तो शीत युद्ध के दौर में विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था और इस क्रम में गुटनिरपेक्षता ने, दैट मीन्स कि गुटनिरपेक्षता की नीति ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प उन लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। और यह विकल्प क्या था? यह विकल्प था इन देशों को दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। ओके, नाम की जड़ में, दैट मीन्स कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के शासक जोसेफ ब्रॉज टीटो, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। नाम, दैट मीन्स कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में क्या चीज़ छिपा हुआ है? यूगोस्लाविया के शासक जोसेफ ब्रॉज टीटो, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती छिपी हुई है और इन्हीं के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। इन तीनों ने 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ओके, और ये 5 नेता नाम के संस्थापक कहलाए। ये 5 नेता, दैट मीन्स कि यूगोस्लाविया के शासक जोसेफ ब्रॉज टीटो, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा, ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है, तो इन 5 नेताओं का नाम आप याद रखेंगे। देखिए, जोसेफ ब्रॉज टीटो के बारे में आप कुछ जान लीजिए। देखिए, जोसेफ ब्रॉज टीटो यूगोस्लाविया के शासक हैं और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ ये लड़ते हैं। सोवियत संघ से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं और यूगोस्लाविया में एकता कायम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जोसेफ ब्रॉज टीटो का। ओके, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जवाहरलाल नेहरू अर्थात भारत के पहले प्रधानमंत्री रहते हैं और एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयास इनके द्वारा किए जाते हैं और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। ओके, गमाल अब्दुल नासिर जी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आप ले लीजिए कि गमाल अब्दुल नासिर 1970 ईस्वी तक मिस्र के शासक रहते हैं
अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए ये प्रतिबद्ध रहते हैं। और स्वेज नहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ओके, तो गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने में अपना योगदान दिया। ओके, सुकर्नो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति रहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हैं और समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है घाना के वामे एनक्रुमा। इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। घाना के वामे एनक्रुमा घाना के पहले प्रधानमंत्री रहते हैं और आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई करते हैं। वामे एनक्रुमा अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर रहते हैं। नव उपनिवेशवाद का ये जोरदार रूप से विरोध करते हैं। ओके, तो ये इन पांचों नेताओं के बारे में संक्षिप्त परिचय था जिन्होंने नाम की स्थापना की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ये संस्थापक कहलाते हैं और इन्हीं के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आती है। ओके, अब हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। ओके, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। कब हुआ? 1961 में। तो इस डेट को याद रखेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ होता है। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ और यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति थी। यह जो सम्मेलन है ये कम से कम 3 बातों का परिणाम था। जैसे फर्स्ट है इन 5 देशों के बीच सहयोग। यह सम्मेलन इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जो 5 देश हैं, दैट मीन्स कि यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना, ये जो 5 देश हैं ये आपस में सहयोग करते हैं जिसके कारण यह गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हो पाता है। ओके, बी है शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। शीत युद्ध का प्रसार हो रहा था, शीत युद्ध तेजी से फैल रहा था, स्प्रेड कर रहा था और इसका जो दायरा है वो बढ़ते चला जाता है। इसके कारण भी जो है वो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन संभव हो पाता है। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक यूएनओ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे राष्ट्र जो है वो स्वतंत्र होते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हम फिर से किसी गुट में शामिल हों और अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को फिर से खो दें। ओके, तो यह जो सम्मेलन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ, यह इन्हीं 3 बातों का परिणाम था। तो आप ध्यान में रखेंगे। नाम के शिखर सम्मेलन को हम लोग देखते हैं। आप देखिए, नाम का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है उसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं कि नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया, है ना। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया। तो आपको याद रखना है कि 25 राष्ट्रों ने भाग लिया। ओके, नाम के प्रथम शिखर सम्मेलन में शीत युद्ध के तनाव को कम करने हेतु निःशस्त्रीकरण, दैट मीन्स की डिसआर्मामेंट पर भी विचार किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के सभी भागों में किसी भी रूप में विद्यमान
उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की आलोचना की गई। सेकेंड है, दूसरा गुटनिरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन है वो 1964 में मिस्र की राजधानी काहिरा में संपन्न हुआ। याद रखेंगे, दूसरा गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन 1964 में मिस्र की राजधानी काहिरा में संपन्न हुआ और इसमें 47 पूर्ण सदस्य देश तथा 11 पर्यवेक्षक राष्ट्रों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने विश्व शांति की स्थापना के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव पेश किए थे। ओके, इस फैक्ट को याद रखेंगे। नाम का तीसरा शिखर सम्मेलन 1970 में जाम्बिया की राजधानी लुसाका में संपन्न होती है। चौथा शिखर सम्मेलन 1973 में अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में संपन्न हुआ। पांचवा शिखर सम्मेलन 1975 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में संपन्न होता है। तो इन पांचों शिखर सम्मेलन को आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ पहले शिखर सम्मेलन कब हुई और कहाँ हुई बस इसे जान लीजिए, उतना ही आपके लिए काफी है। लास्ट जो नाम का शिखर सम्मेलन है वो 25 और 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में होता है, आयोजित होता है और ये जो है नाम का 18वां शिखर सम्मेलन रहता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नाम के दैट मीन्स कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अभी तक 18 शिखर सम्मेलन हुए हैं और 18वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया जाता है। ओके, अब हम जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि गुटनिरपेक्षता क्या है। तो देखिए, गुटनिरपेक्षता महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का एक आंदोलन है। गुटनिरपेक्षता क्या है? गुटनिरपेक्षता महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। अब हम समझते हैं कि गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है। ओके, तो देखिए, महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करता है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब ये नहीं है कि इनका जो इस नीति का जो पालन करने वाले देश हैं या जो राष्ट्र हैं वो इंटरनेशनल अफेयर्स से अलग रहते हैं या तटस्थता की नीति का पालन करता है। दैट मीन्स कि गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय तटस्थता की नीति का पालन करना नहीं है। तटस्थता की नीति का पालन करने का मतलब यह है कि वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहेगा, उससे अलग रहेगा, उससे कट कर रहेगा। लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाग नहीं ले रहा है या वह तटस्थता का पालन कर रहा है। गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि वे राष्ट्र सिर्फ महाशक्तियों के गुटों से में शामिल नहीं होंगे और महाशक्तियों के गुटों से अलग रहेंगे। यहाँ दो महाशक्तियों के बारे में बात की जा रही है, यूएसए और यूएसएसआर, आप सभी को पता होगा। ओके, तो आप समझ गए कि गुटनिरपेक्षता की नीति का अभिप्राय यह नहीं है कि वह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रहेगा या तटस्थता का नीति का पालन करेगा। दैट मीन्स कि गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब तटस्थता की नीति का पालन करना नहीं है। ओके, सेकेंड है, गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है, या आप इसे कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता का मतलब अलगाववाद नहीं है। क्योंकि पृथकतावाद या अलगाववाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। जैसे 1787 में अमेरिका में स्वतंत्र देशों की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने अर्थात अमेरिका ने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी।
इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, गुटनिरपेक्ष देशों में भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में निहित है। तो इस बात को आप समझिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय पृथकतावाद या अलगाववाद की नीति का पालन करना नहीं है ना। क्योंकि यदि हम पृथकतावाद या अलगाववाद की नीति का पालन करते हैं, दैट मीन्स कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को दूर रख रहे हैं, अपने आप को काट कर रख रहे हैं। ठीक है, हम इंटरनेशनल अफेयर्स में भाग नहीं ले रहे हैं, हम इंटरनेशनल मैटर्स में भाग नहीं ले रहे हैं, और हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीज़ चल रहा है, कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम दूर रहना चाहते हैं। पृथकतावाद या अलगाववाद की नीति का मतलब यही होता है। लेकिन यदि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है, उसका मतलब या उसका अभिप्राय पृथकतावाद या अलगाववाद की नीति का पालन इसलिए नहीं है क्योंकि भारत जब गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है उस समय वो प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाने का भी प्रयास करता है। ओके, दैट मीन्स कि जो यूएसए और यूएसएसआर थे उनके बीच मध्यस्थता करने का भी प्रयास करता है। ओके, गुटनिरपेक्ष देशों की जो ताकत है वो ताकत इस बात में टिकी हुई है कि महाशक्तियाँ कितना ही प्रयास करती है, महाशक्तियाँ बहुत प्रयास करती है कि वो भारत को अपने खेमे में, या भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनको अपने खेमे में शामिल कर लें। लेकिन गुटनिरपेक्ष देश संकल्प, दृढ़ संकल्प लेकर रहते हैं कि हमें महाशक्तियों की पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी उनके खेमे में शामिल नहीं होना है। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति का अभिप्राय पृथकतावाद या अलगाववाद नहीं है। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है, क्योंकि तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता का क्या अर्थ होता है? तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। लेकिन तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, या ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। आप एक बात यहाँ ध्यान में रखेंगे, तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, या ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते, युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते और न ही युद्ध के बारे में सही गलत होने का कोई राय रखते हैं। लेकिन कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं, और इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए भी प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता का क्या अर्थ होता है? युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। लेकिन जो गुटनिरपेक्ष देश है वो कई कारणों से युद्ध में शामिल हुए हैं और हो रहे युद्ध के अंत के लिए भी प्रयास किए हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना है। गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद की नीति का पालन करना नहीं है, अलगाववाद की नीति का पालन करना नहीं है, या गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय तटस्थता की नीति का पालन करना नहीं है। ओके, तो गुटनिरपेक्षता क्या है,
अथवा क्या नहीं है, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है न्यू। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब देखिए ये न्यू अर्थात नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जरूरत गुटनिरपेक्ष देशों को क्यों पड़ती है, तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। और आप समझ सकते हैं कि नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि अभी अभी वो स्वतंत्र हुए थे, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से वो बहुत पिछड़े हुए थे। इसलिए अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना उनके लिए बहुत ही नेसेसरी था। बगैर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता और उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। ओके, और इसी के कारण से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर अर्थात नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म होता है। तो देखिए इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य तथ्य क्या है। 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसका शॉर्ट फॉर्म है अंकटाड, में टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली दैट मीन्स कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में सुधार का प्रस्ताव रखा गया था। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करता है। और इसमें यह भी कहा गया कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। ओके, इसके अलावे इन सुधारों से पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। पश्चिमी देशों से जो टेक्नोलॉजी मंगाई जा रही है उसकी लागत, उसकी कॉस्ट कम होगी। और इन सुधारों से अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। ओके, इन सुधारों से अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी और इसी के कारण से नियो की धारणा का विकास होता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन दैट मीन्स कि अंकटाड में टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में कुछ सुधार किया जाए। और उन सुधारों से क्या लाभ होगा? उन सुधारों से यही लाभ होगा कि अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। और जब वे अपने प्राकृतिक संसाधनों पर खुद का कंट्रोल उनका हो जाएगा तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ओके, सेकेंड है कि वे अपने सामानों को पश्चिमी देशों के बाज़ारों में बेच सकेंगे जिससे उन्हें अपना आर्थिक विकास करने में मदद मिलेगा। थर्ड है कि जो पश्चिमी देश से जो टेक्नोलॉजी मंगाई जाएगी उसकी कॉस्ट कम होगी और जो अल्प विकसित देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भी भाग ले सकेंगे, पार्टिसिपेट ले सकेंगे, अपना योगदान दे सकेंगे। ओके, तो ये बात है। नेक्स्ट है, अब है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत को क्या लाभ मिला। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे कि उसका हित सधता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमों के देशों का।
कहने का मतलब यह है कि गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने के कारण भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में स्वतंत्र रहा, और वो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में स्वतंत्र रहा जिससे कि उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। ओके। सेकंड है, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। ओके। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था, क्योंकि भारत ना तो यूएसए के गुट में था और ना ही यूएसएसआर के गुट में शामिल था। तो दोनों कन्फ्यूजन में थे कि यदि हम भारत को प्रेशराइज करते हैं तो वो किसी गुट में जाके शामिल हो जाएगा। ओके। तो ये बात आपको याद रखना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत को यही लाभ मिला कि वह अपना स्वतंत्र निर्णय ले सका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय फैसले करने के लिए वह स्वतंत्र रहा, और वो ऐसा निर्णय लेने में स्वतंत्र रहा जिससे कि अधिक से अधिक उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। और भारत हमेशा एक ऐसी स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति अगर उसके खिलाफ जाता है तो वह दूसरे महाशक्ति के करीब आने की कोशिश कर सकता था। ओके। नेक्स्ट है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का कई कारणों से आलोचना भी की जाती रही है। तो देखिए, जिसमें फर्स्ट आलोचना है कि कुछ आलोचकों का तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कैसे? कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा, कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई भी सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। तो इस कारण से भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का आलोचना की जाती है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। इसमें कहा जा रहा है कि इस आधार पर भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की जाती है कि भारत जो अन्य देशों को, अन्य राष्ट्रों को महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर आलोचना करता था, वह खुद सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसलिए भारत के व्यवहार में स्थिरता देखने को नहीं मिलती है, अर्थात उसकी जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो विरोधाभासी है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके। भारत सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से भी नहीं रोकती। लेकिन भारत का दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से भी नहीं रोकती। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार को उस समय नेसेसरी था कि वह किसी न किसी राष्ट्र से संबंध बनाए ताकि उसको राजनयिक और सैनिक सहायता की पूर्ति हो सके। ओके। नेक्स्ट है कि क्या गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्या इसकी रेलिवेंस आज भी बनी हुई है? तो देखिए, गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार हैं। गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है। ओके। और यदि ये देश साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। कैसे ऐतिहासिक जुड़ाव है कि ये जो राष्ट्र हैं
जो औपनिवेशिक शासन से द्वितीय विश्व युद्ध बाद मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनका आपस में एक जुड़ाव है, एक लगाव है, क्योंकि ये औपनिवेशिक शासन की क्रूरताओं को झेले हुए रहता है। ओके, इसलिए इनका आपस में जुड़ाव है और आपस में लगाव है। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। गुटनिरपेक्षता का क्या मीनिंग है कि यदि आप गरीब हैं, मतलब कोई कंट्री गरीब है और विश्व के बहुत छोटे देश हैं, तो भी किसी महाशक्ति का उनको फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं और यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति आज भी प्रासंगिक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।